हेलो एंड्स वेलकम फ्रेंड मनीष एजुकेशन क्लब के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर आया है। तो यह मॉडल सेट 1 है। यदि आप मॉडल सेट 1 से मॉडल सेट 5 तक देख लेते हैं तो आप सभी विश्वास करें, आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल दर्पण। यहाँ पर हम सिर्फ करेक्ट आंसर की बात करेंगे क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो इसमें क्या संबंध है? या तो एफ बराबर आर बाई टू और नहीं तो क्या आर बराबर 2f, यही होगा। तो आइए इसमें देखते हैं आंसर। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि एफ बराबर आर बाई 2। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम जो झुकने वाला है वो है ऑप्शन सी लाल। यदि सबसे ज़्यादा झुकने की बात आती तो वो होता बैंगनी, लेकिन सबसे कम है तो कम क्या होगा? लाल होगा, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है और इसका विचलन सबसे ही कम होता है। लेकिन ये बैंगनी का देखें तो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण लाल रंग का जो प्रयोग होता है ना, तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण ही खतरा का संकेत में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आता है कि खतरा का संकेत में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है जी? तो इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव की आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव की आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि यानी कि प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो ये किसके कारण प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल दर्पण। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। यहाँ पर सिर्फ हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि जिस इंसान को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है उसको ठीक करने के लिए उसको कौन सा लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अवतल लेंस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि अवतल लेंस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गैल्वेनोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे को किसने प्रतिपादित किया था? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मैक्सवेल। आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सवेल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, विभवांतर कैसे मात्रक होता है? विभवांतर कैसे मात्रक होता है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट। चाहे आपको यहाँ पर विभव का पूछे या विभवांतर का पूछे, विभव का पूछे या विभवांतर का सही मात्रक पूछे, दोनों का सही मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट ही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसमें होता है श्रेणी क्रम। आंसर क्या होगा?
श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि काल्पनिक, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा काल्पनिक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। इसमें आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सौर ऊर्जा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? यानी कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अवतल लेंस। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अवतल लेंस। अपसारी आएगा तो होगा अवतल लेंस, यदि अभिसारी आएगा तो वहां पर होगा क्या उत्तल लेंस। यदि अभिसारी आएगा तो क्या होगा उत्तल लेंस और अपसारी आएगा तो क्या होगा अवतल लेंस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? एक बात याद रखिएगा, फिजिक्स में वर्ण का मतलब होता है रंग, यानी कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है यानी कि कौन है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि लाल भी है, नीला भी है और हरा भी है। इसमें क्या होगा उपयुक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आइरिस हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है 1 HP बराबर है, 1 HP बराबर है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 746 वाट। आंसर क्या हो जाएगा 746 वाट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अवतल लेंस का। आंसर क्या हो जाएगा अवतल लेंस का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि 21 नंबर प्रश्न है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होते है तो गतिशील कण है। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि आवेश का। आंसर क्या होगा आवेश का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि J/S। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यानी कि 24 नंबर प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है, इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है तो एम्पियर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि CO2। आंसर क्या होगा CO2, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि उपचयन अभिक्रिया। आंसर क्या हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब वह अभिक्रिया होती है। यानी कि जो कली चूना होता है उस पर जल डाला जाता है, पानी डाला जाता है, तो उस पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि Cu यानी कि कॉपर। आंसर क्या हो जाएगा Cu या कॉपर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि CaOH का होल 2, Ca और OH का क्या रहेगा, होल 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ध्यान दीजिएगा, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा, उसका पीएच मान होगा। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों है, यानी कि 11 और क्या 10, 11 और 10। देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब क्या है, तो क्षार है। क्या है, क्षार। यदि नीला को लाल कर देता तो अम्ल होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, तो लाल को ही नीला कर देता है। तो ये है क्या, तो क्षार है। और क्षार का पीएच मान क्या होता है जी, तो 8 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक होता है, वो क्या होता है, क्षार होता है। अब इस जो 7 होता है, 7 उदासीन होता है, और 1 से लेकर जो 6 तक होता है, ये क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अम्ल क्या करता है जी, तो नीला को लाल करता है, लेकिन यहाँ पर है लाल को नीला, यानी कि क्षार होगा। और क्षार का पीएच मान 8 से 14 तक होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एगो 10 दिया है, एगो 11 दिया है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ई और बी दोनों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। हाइड्रो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न, देखिए कितना जल्दी हम 32 नंबर प्रश्न में पहुंच गए। तो आइए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि C6H12 और O6, C6H12 O6, यही आपका सही आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चवासीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्चवासीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। इससे में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि साबुन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, -CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। देखिए यहाँ पर पहले माइनस लगा है, -CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्डिहाइड। आंसर क्या हो जाएगा, तो एल्डिहाइड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। अब देखिए, आवर्त सारणी है, उसमें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, वर्ग में नहीं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसमें तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या होगी। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि घटती है। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो घटती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। ठीक है, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बहुत बढ़ते हुए क्रम में समझाए। इससे तो ये पता चलता है कि जितना भी है इस सब के सब क्या है, अधातु, यानी कि लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरिलियम है और फ्लोरीन है। तो जितना भी है इस सब क्या है, ये तो अधातु है। तब इसको क्या करना, उसके परमाणु गुण होता है उससे के बढ़ते क्रम में सजाने, यानी कि सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे भी बड़ा, उसके बाद उससे भी बड़ा, उसके बाद उससे भी बड़ा। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यही क्या तो यही ऑप्शन बी क्या होगा आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपधातु। आंसर क्या होगा, उपधातु। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि Na, जिसका मतलब होता है क्या, तो सोडियम। आंसर क्या हो जाएगा, Na, यानी कि सोडियम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम, जिसका संकेत होता है Na।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सभी, उपरोक्त सभी, जैसे कि सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ जितना भी होता है सब किससे बनाया जाता है, तो अपमार्जक से बनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सौर तेल में किसका उपयोग होता है, सौर तेल में किसका उपयोग होता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिलिकॉन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। देखिए निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए एलपीजी का तो होता है, बायोगैस का भी होता है और कोयला का भी होता है, लेकिन जो ये सीएनजी है इसका उपयोग अभी तक खाना बनाने में नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2Cu प्लस O2 से 2Cu है, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीकरण है। क्या है, ऑक्सीकरण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन से सीधे संयोग हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही समीकरण जो है संतुलित नहीं है, यही समीकरण संतुलित नहीं। लेकिन इसमें देखिए एच का गो है तो दूग है, CO2 का गो है ये भी दूगो है, तो यहाँ पर देखिए 2HCl यानी कि H2 है तो दूगो H भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, क्लोरीन दूगो है तो क्लोरीन दूगो हो गया। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है 4 गो, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन क गो हो गया, 4 गो, 2 दूना 4। ऑक्सीजन है 2 गो, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क गो है, 2 गो है। और उसके नीचे देखिए यहाँ पर 2KCl, ठीक है, यहाँ पर KCl क गो है, तो यहाँ पर KCl है 2 गो, तो KCl भी 2 गो है। O3 क गो है, 3 दूना यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 3 दूना कितना 6, तो यहाँ पर देख लीजिए 3 दूना 6 यानी कि ऑक्सीजन में क गो हो गया है, 6 गो हो गया। यानी कि इसमें आपका जो इसमें पूछा है कि कौन संतुलित नहीं है, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि जो है PbNO3 का होल 2, यही क्या होगा, संतुलित नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो अभी कुछ देर पहले हम आपसे बताएं कि 1 से लेकर जो 6 तक होता है ये होता है अम्लीय होता है, जो 7 होता है ये उदासीन होता है, और 8 से लेकर जो 14 तक होता है ये होता है क्षारीय। तो इसमें पूछा है उदासीन, तो देखिए कहीं ऑप्शन में 7 दिया है, जी हाँ दिया है, ऑप्शन ए यानी कि 7, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा 7। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि CH3COOH। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एल्यूमिनियम। आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम जिसका संकेत होता है के, इसका परमाणु संख्या कितना होता है जी, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 19। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 19। यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, बी के सी की जगह पर यहाँ पर बी हो गया है, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नाम है, IUPAC नाम है यानी कि आयुपेक नाम है। फॉर्मिक अम्ल का जो आयुपेक नाम क्या है, तो ऑप्शन ए यानी कि मेथेनोइक अम्ल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है, एथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है, इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि C2H5OH। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एल्काइन कौन है, इसमें से एल्काइन कौन है, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि C2H2, C2 और H2। एल्काइन का जो सूत्र होता है, तो देखिए एल्किन का सूत्र क्या होता है जी, CnH2n+2, ये क्या होता है एल्किन का, और एल्केन का होता है, एल्काइन का क्या होता है सी, यहाँ पर देखिए एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2, लेकिन एल्काइन का पूछ दे तो यहाँ पर होगा CnH2n, यहाँ से जो है माइनस या प्लस में 2 क्या होता है, यहाँ से हट जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी तो हम लोग सभी लोग खाते हैं, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र बहुत ही कम ही लोगों को पता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि C12H22O11। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 3। आंसर क्या हो जाएगा? तो 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए किस बीज का उपयोग किया जाता है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंकुरित बीज। आंसर क्या हो जाएगा? अंकुरित बीज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क की किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्सर्जन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में जाइलम निम्नांकित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम, तो देखिए जाइलम जो होता है वो किसके लिए होता है? तो जल के लिए होता है। एक बात याद रखिए, ज से जल भी होता है और ज से जाइलम, तो ज का यही क्या होगा? आंसर, यानी कि यहाँ पर जल तो नहीं दिया, लेकिन दिया है क्या? पानी। तो इसमें आंसर क्या होगा? पानी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन के टाइम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकने को निम्न में से किसको नियंत्रित किया जाता है? इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इथिलीन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डेंड्राइट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? यानी कि आपातकाल का हार्मोन कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एड्रीनैलिन। इसमें आपका अगला प्रश्न है, 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अनुवैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सी अनुवैच्छिक क्रिया नहीं है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चबाना। यानी कि हम लोग तो सब कुछ चबाते ही हैं। कोई भी जीव जंतु जब तक नहीं चबाएगा तब तक जीवित नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या है? चबाना का मतलब यानी कि खाना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव की गर्भ की अवधि कितनी होती है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें आपका सही ऑप्शन ए, यानी कि 270 दिन की होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1985 में। 1985 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किस में होती है? मुकुलन द्वारा, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ईस्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसमें आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि टीबी। श्वसन यानी कि सांस लेने में दिक्कत, श्वसन तंत्र से इसमें कौन सा जो है संबंधित है? तो टीबी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य हो या अन्य मांसाहारी जीव हो, निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेल्यूलोज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइपरटेंशन। आंसर क्या होगा? हाइपरटेंशन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कस्कुटा। आप सभी इसको बिस्कुटा मत समझिएगा, आंसर क्या होगा? तो
कसकुटा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो देखिए ये तो सबको पता है। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि अलिंदु द्वारा। के आंसर क्या होगा? अलिंदु द्वारा। हृदय जो होता है, जो दिल होता है, उसमें रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? तो अलिंद करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मुकुलन। देखिए ईस्ट हो, जो कि अभी कुछ देर पहले आया था, ईस्ट हो या हाइड्रा हो, दोनों में क्या होता है? तो मुकुलन होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी। जो सिफिलिस होता है जनन के ही संचारित रोग होता है, एड्स होता है तो जनन का प्रमुख संचारित रोग होता है, उसके बाद होता है गोनोरिया, यानी कि तीनों को तीनों क्या है? तो जनन से संचारित रोग है, जनन के कारण उत्पन्न होता है। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि बाह्य दलपुंज। देखिए बाह्य आगे में बोल दिया, बाह्य, बाह्य मतलब का बाहर, तो बाहरी भाग कौन होगा? तो बाह्य दलपुंज। दलपुंज एक और होता है लेकिन उसके सामने तो कुछ नहीं लगा। देखिए तो ऑप्शन बी में दलपुंज है लेकिन इसके पहले कुछ लगा है? जी नहीं, कुछ नहीं लगा है। बाहरी पूछे तो यहाँ पे बाह्य लग गया, यानी कि बाह्य मतलब बाहरी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी कि देखिए 75 नंबर हमको हम लोग क्वेश्चन आ गए, कितना जल्द। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? देखिए यहाँ पर कौन नियंत्रित नहीं करता है इसको देखना है, नियंत्रित करता है उसको नहीं देखना है। तो कौन नियंत्रित नहीं करता है? इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि इंसुलिन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन है, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जिब्रेलिन। आंसर क्या होगा? जिब्रेलिन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न है, हार्मोन स्त्रावित होता है। हार्मोन स्त्रावित होता है, इसमें आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि अंतःस्रावित ग्रंथि से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मुंह गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? ये तो आप सभी को पता है कि मनुष्य के मुंह गुहा में कितना जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है? तो होगा ऑप्शन सी यानी कि 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंड्रोजम है। एंड्रोजम है, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मेल हार्मोन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि मेल हार्मोन। हार्मोन है लेकिन कौन हार्मोन है? तो मेल हार्मोन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना है? इसके बारे में तो आप सबको पता है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मेंडल ने चुना। आंसर क्या होगा? मेंडल। मटर का पौधा कौन लिया था? तो मेंडल। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की क्लास यानी कि मॉडल सेट 1 में 80 क्वेश्चन को हम लोग देखे इतना जल्दी में। तो दोस्तों आप सभी तो ईमानदार है और आप अपने ईमानदारी का परिचय देते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप जैसे 19+ स्कोर लाने के बारे में सोचे हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त भी होंगे जो कि सोचे होंगे कि हाँ हम भी 19+ स्कोर करेंगे। तो आप सभी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको किस किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए आप हमको कमेंट करिए। हम सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने की या बनवाने की कोशिश करेंगे। तो ये मॉडल सेट 1 है, यदि मॉडल सेट 1 से मॉडल सेट 5 तक आप लोग देख लेते हैं, आप ईमानदारी के साथ देखते हैं, तो विश्वास करिए आपको 19+ स्कोर करने से इस बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं बिहार बोर्ड की तरफ से आया हुआ मॉडल सेट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।